वेलकम गाइस। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देन हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो वेरिएशंस आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। देन हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करेंगे। तो दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो असेक्सुअल के अंदर हम आगे 7 पार्ट्स पढ़ेंगे और सेक्सुअल में हम फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि वो मेथड्स जो कि रिप्रोडक्शन को प्रिवेंट करते हैं। और लास्टली हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर कौन कौन से डिजीज होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन, तनुषा ये क्या दिखा दिया, तो यही है रिप्रोडक्शन, मेकिंग ऑफ न्यू यंग वंस फ्रॉम ओल्ड वंस, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनाना ही रिप्रोडक्शन होता है। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन बायोलॉजी, वो तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया भाई, जो हम डेली सुनते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स offsprings are produced from their parent of their own kind. So reproduction एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है, एक डॉटर बनाया जाता है, एक बच्चा बनाया जाता है पेरेंट्स से। यानी कि पेरेंट है वो रिप्रोडक्शन करता है और ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक बच्चा बनाता है जो कि उन्हीं के जैसा होता है, ऑफ देयर ओन काइंड। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज रिप्रोडक्शन और अगर ऑफ देयर ओन काइंड नहीं लिखा तो मार्क्स कटने के फुल चांसेस होते हैं। ओन काइंड ही बनेंगे ना, अगर ह्यूमन है तो यूं तो नहीं है वो घोड़ा पैदा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन को ही पैदा करता है। तो इसी तरीके से डॉग्स के पपीज होते हैं। तो इसी तरीके से ऑफ देयर ओन काइंड पेरेंट जो है अपने खुद की तरह के ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन करा क्यों जाता है? जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है चैप्टर नंबर 6 में, हमने मेनली 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट क्या ऐसा है कि रिप्रोडक्शन भी हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है? नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरी जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसकी तरह इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है फिर, क्यों करा जाता है रिप्रोडक्शन? इट एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। तो जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी, यानी कि पहले जो ह्यूमंस हैं देन वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके जैसा एक और आएगा, देन वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो इस तरीके से जो स्पीशी है उनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो यही इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की। जैसे आज हम देखते हैं तो कितने ह्यूमंस हैं, वो क्यों है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने रिप्रोड्यूस करा, वहाँ से एक ऑफस्प्रिंग बना और इसके कारण से जो है एक कॉन्टिन्यूटी बन गई स्पीशीज में। तो रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है? रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी एंड एडिशनल सेलुलर apparatus by the cell involved in the process। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करा जाता है? जो डीएनए है, यानी कि जो पहले जो हमारा सेक्सुअल क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जब उनका फ्यूजन होता है तो उसके बाद डीएनए कॉपी होता है एंड देन उसके बाद वो सेल्स जो आगे होते हैं डेवलप होते हैं। तो डीएनए हमने बात करी, डीएनए कॉपी, तो डीएनए की कॉपी हो रही है, तो डीएनए है क्या? सो डीएनए इन अ सेल इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। क्योंकि जब एक सेल बनता है तो उसके लिए प्रोटीन्स बनते हैं। अब सेल कैसे बनेगा? जब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी दैट दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके बेसिस पर ही ये सेल बनना चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन कि भाई इन बेसिस पर ये सेल बनना चाहिए, वो कहाँ पर होती है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। हमने बात करी थी कि 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था सेल का। तो उसके अंदर हमने बात करी थी कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो डीएनए के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है कि इस टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे और प्रोटीन से ही वो सेल बनते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं।
तो डीएनए इन सेल इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स। और डीएनए जो होता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो हमने बात करी थी अभी डीएनए कॉपिंग की। तो डीएनए कॉपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शन। तो डीएनए कॉपिंग का मतलब क्या है, डीएनए कॉपिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर पहले, क्योंकि जब फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, तो सेल्स ही हुए थे ना, सेल्स हुए थे तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स थे तो डीएनए था। अब जो पहले से डीएनए प्रेजेंट है उसकी हेल्प से नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जाता है यूजिंग केमिकल रिएक्शन, और इसे ही डीएनए कॉपिंग कहा जाता है। इट इज फॉलोड बाय क्रिएशन ऑफ न्यू सेलुलर apparatus सो दैट डॉटर डीएनए पेरेंट डीएनए कैन बी सेपरेटेड। तो ये डीएनए कॉपिंग होती कैसे है, डीएनए कॉपिंग हो गई, नया डीएनए बन गया, इसके बाद एक नया सेलुलर apparatus यानी कि एक नया सेल बनता है, ताकि जो डॉटर डीएनए है, यानी कि जो डॉटर का जो एक नया डीएनए बना, एग्जिस्टिंग डीएनए से जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना है वो, और जिससे बना है यानी कि पहले से जो डीएनए था, वो दोनों सेपरेट हो सके। तो ये काम क्या किससे होता है, एक नया सेलुलर apparatus की क्रिएशन से होता है। अब ये डीएनए कॉपिंग की हमने बात करी, तो डीएनए कॉपिंग की ज़रूरत क्या है भाई, क्यों डीएनए कॉपिंग के बिना क्या काम नहीं चल सकता, तो नहीं चल सकता भाई, क्योंकि इसका रोल होता है दैट इट मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीशीज। हमने पढ़ा है कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। अब अगर ज़्यादा डीएनए हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे ना, तो इसीलिए डीएनए कॉपिंग की हेल्प से जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो मेंटेन्ड रहता है, और द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग इज द बेस फॉर इवोल्यूशन। हमारी इवोल्यूशन का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन के लिए एक टेंडेंसी बनाने का काम डीएनए कॉपिंग का ही होता है। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, देन डीएनए क्या होता है, देन उसके बाद डीएनए जो है उसकी फंक्शनल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, देन उसके बाद हमने बात करी कि हमने रिप्रोडक्शन में देखा था कि डीएनए कॉपिंग होती है, तो वो डीएनए कॉपिंग है क्या, और अभी हमने बात करी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं वेरिएशन की, कि वेरिएशन आती कैसे है। तो हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं कि वेरिएशन का मतलब क्या है। तो ये है हमारा मेल गैमेट, ये है हमारा फीमेल गैमेट। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो एक और गैमेट बनेगा, जिसके अंदर मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट दोनों की जो डीएनए होगा वो मिक्स होके आएगा। अब अगर हम फीमेल गैमेट लें और जो नया गैमेट बना है उन दोनों में वेरिएशन है, क्योंकि इसका भी उसके साथ जो है डीएनए मिक्स्ड है। अब अगर इसकी और न्यू फॉर्म्ड की बात करें तो वो भी अलग है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन आ गई, बिकॉज वहाँ पर जो है दो डीएनएज मिक्स हुए, वहाँ पर डीएनए कॉपिंग 2 बार हुई और वहाँ पर जो था मिक्स हुआ डीएनए, जिसके कारण से वेरिएशन बन गई। अगर असेक्सुअल में अगर हम अमीबा की बात लें तो जैसे अमीबा है उसके वो असेक्सुअल है, सिर्फ अकेला वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन वो फुल बॉडी उसके डिवाइड होती है। तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दूसरा जो सेल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई, उसका डीएनए वहाँ पर नहीं आया, तो जिसके कारण से वेरिएशन ज़्यादा नहीं हुई। तो यूँ देख सकते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो वेरिएशन आई इसका काम क्या है, क्यों, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। So DNA copying during reproduction is important for maintaining the body designs of different organisms to survive in the existing environment. हमने बात करी है डीएनए कॉपिंग की। जब डीएनए जो होता है वो कॉपी होता है, देन क्रोमोसोम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, उसके बाद सेल बनते हैं और वो सेल आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, डीएनए कॉपिंग से जब रिप्रोडक्शन में होती है तो वो इम्पॉर्टेंट होती है ताकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करके रखा जा सके, ताकि वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। क्योंकि अब क्या है, एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वाटर लेवल चेंज हो रहा है,
तो इसके कारण से अगर पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले जैसी ही रही, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ पर अमीबा का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आई है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा तो वो तो सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज वेरिएशन नहीं आई। तो यहाँ से क्या हमारा एक पॉइंट निकलता है, क्या इंपॉर्टेंस निकलती है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है और अगर जो हमारा डीएनए है, डीएनए कॉपिंग है, उससे जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म बना, अगर उसके अंदर एक क्षमता ही नहीं होगी कि वो इस एनवायरनमेंट में रह सके, तो वो मर जाएगा ना, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वेरिएशन से क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो जो एनवायरनमेंट है उसमें अडेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। If there are variations in some individual of a species, they may be survive the changes in the environment. यानी कि अगर चेंजेस होंगे, अगर वेरिएशन आएगी तो ऐसा हो सकता है, जैसे ह्यूमंस में ले तो दो डीएनए जो है, दो डीएनए कॉपिंग हुई, देन उनके बाद वो मिक्सिंग हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, वेरिएशन आई। अब ऐसा हो सकता है कि अगर वेरिएशन आई है तो जो इंडिविजुअल स्पीशी है, जो ह्यूमन का आगे एक और जो पीढ़ी आई है, वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक्सटिंक्शन के लिए हेल्प करता है, कि एक्सटिंक्ट ना हो जाए स्पीशीज, उसमें इम्पोर्टेंस होती है वेरिएशन की। सो वेरिएशन इज इन स्पीशीज इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो यही है कि ना जो है सर्वाइवल हो सके स्पीशीज का, यही काम है वेरिएशन का। तो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे।